हेलो नमस्कार राम राम खम्मा खणी स्वागत आप सभी का लहर पाठशाला पर। मैं दिनेश हाजणा आप सबके बीच हाजिर। और मित्रों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं। एक बच्चा जो पूरे वर्ष भर तैयारी करता है, बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से तैयारी करता है, लेकिन उसमें जो नियमावली पड़ी होती है, जो बोर्ड के नियम पड़े हुए होते हैं, उन नियमों के तहत वो बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से अपनी तैयारी करके एग्जाम सेंटर पर पहुंचता है। लेकिन एग्जाम सेंटर पर और पेपर के अंदर उसको इतना मजबूर किया जाता है कि उसका आधा दिमाग तो पहले से ही खराब कर दिया जाता है। और बोर्ड खुद चाहता है कि सिलेक्शन होना ही नहीं चाहिए, पोस्टें खाली चली जाए ताकि दोबारा से और वैकेंसी निकालेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अधीनस्थ बोर्ड के बारे में। अधीनस्थ बोर्ड की पिछले 2-3 एग्जामों से बहुत सारी ऐसी कमियां निकल के सामने आ रही है। हालांकि क्या इससे पहले कभी कमियां नहीं आती थी, तो कमियां पहले भी थी, लेकिन अभी हमारे सामने एक जिम्मेदार व्यक्ति है आलोक राज जी, जो ये दावा करते हैं कि मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं भर्ती परीक्षाओं को बहुत पारदर्शी तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूं। और हालांकि हम इस तथ्य से मुखर भी नहीं सकते, इसको नकार भी नहीं सकते कि काफी पारदर्शिता आई है। लेकिन आलोक राज जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपके अधिकारी आपकी बात को नहीं मानते हैं? क्या आप अपने किसी दूसरे साथियों से, बोर्ड के अन्य सदस्यों से विचार विमर्श किए बिना, किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बिना ही आप ट्विटर पर किसी नियम को बना देते हैं कि हाँ इस भर्ती में ऐसा होगा? क्या आप उसकी ऑफिशियली पुष्टि करते हैं? अगर ऑफिशियली पुष्टि करते हैं तो क्या आप अपने दूसरे जो केंद्र बनाते हैं परीक्षा के, उन केंद्र अधीक्षकों को ये वार्निंग देते हैं, ये चेतावनी देते हैं कि आपको इन नियमों का पालन करना है, आप बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करेंगे? केंद्र अधीक्षक उस परीक्षा केंद्र पर जिन जिन विक्षकों की ड्यूटी लगता है उसको इस नियम को मानने के लिए बाध्य करता है क्या? आप सिर्फ ऑनलाइन सोशल मीडिया पर यह दिखावा कर सकते हैं कि भर्ती परीक्षाओं के अंदर बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जा रहा, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। आप अभी भी हर सेंटर पर हर विक्षक को अपना नियम नहीं मनवा पा रहे हैं। जी हां, बात करने वाले हैं इस सिस्टम की नाकामी की जो अधीनस्थ बोर्ड इस समय कर रहा है। मित्रों देखिएगा, सबसे पहले बहुत से मेरे भाइयों को यह लगेगा कि ये वह शिक्षक है जिन पर यह पाबंदी लगा दी गई है कि आप आंसर की नहीं करा सकते परीक्षा के दौरान, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। तो मैं आपको पहले से अवगत करा दूं कि राजस्थान में कोई दूसरा टीचर नहीं होगा जिसने यह मांग की थी कि भर्ती परीक्षाओं का सॉल्यूशन बंद कराया जाए। पशु परिचर के बच्चों का दर्द मैंने समझा था कि उनके अंदर नॉर्मलाइजेशन ने इतना कुछ खेल बिगाड़ा, तो उसी समय पशु परिचर के बारे में उसी समय मैं आपको यहां पे विथ डेट बताना चाहूंगा कि ये डेट आप देख सकते हैं यहां पे। पशु परिचर में बच्चों के साथ जब अन्याय हुआ उसी समय 4 अप्रैल 2025 को ही ये नियम तो बाद में बना, उससे पहले ही मैंने ये मांग उठा ली थी कि भर्ती परीक्षाओं में जो आपकी विसंगति है, आप एक एक शिफ्ट के इतने नंबर काट रहे हो और बढ़ा रहे हो, तो आप एग्जाम को सॉल्यूशन करवाना बंद करवा दो, पेपर एक जैसा बनाओ और मास्टरों पे नियम बना दो कि सॉल्यूशन नहीं कराएंगे। और वही नियम आलोक राज जी ने यहाँ पे लगाया है। तो मैं पहले तो आपको यह स्पष्ट कर दूं कि मैं उस बात से दुखी नहीं हूं, क्योंकि बहुत से बच्चों को यह भी लगेगा। आप सुन सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से, आप चलो पेपर वापस ले लिया करो, कोई बात नहीं, या फिर सॉल्यूशन बंद कर दो। आप बोर्ड एक नोटिस जारी कर दो कि हमारा ये एग्जाम 8 शिफ्ट के अंदर होगा। कोई भी मास्टर यूट्यूब पे अगर पेपर सॉल्यूशन करा लिया या क्वेश्चन आउट कर लिया तो खैर नहीं, उसकी हम नहीं कराएंगे सॉल्यूशन, नहीं बताएंगे कि पहली शिफ्ट में ये प्रश्न आए थे, ताकि दूसरी शिफ्ट वाले बच्चे को भाई नहीं होगा फायदा। अगर आप ऐसा मान रहे हैं कि पहली शिफ्ट में पेपर आया, दूसरी शिफ्ट वाले ने तो देख लिया था, तो इसको तो सबसे पहले तो ये बात आपकी स्पष्ट हो गई हो कि मैं इस बात से कतई नाराज नहीं हूं और ये मांग मैंने ही उठाई थी अप्रैल 2025 के अंदर, और आलोक राज जी ने उसको सहर्ष माना, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये इस चीज से भी वाकिफ है कि चलो आज आप आलोक राज जी पर सवाल खड़े कर रहे हो, क्या इससे पहले किसी बोर्ड अध्यक्ष का नाम भी जानते थे? तो मैं आपकी इस बात से भी 100% सहमत हूं कि जी हां, आलोक राज जी आए, इन्होंने बहुत सारे नवाचार किए, यह भी बात बिल्कुल सही है। और हाँ, इससे पहले हम किसी अध्यक्ष का नाम भी नहीं जानते थे, हमारे पास बोर्ड की सभी सूचना नहीं पहुंचती थी, लेकिन आज पहुंच रही है। तो पहुंच रही है तो हमें आलोक राज से उम्मीदें हैं, तभी तो हम उनसे सवाल कर रहे हैं। पर जिनसे हमें उम्मीदें ही नहीं है, जिनसे हमें सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो उनसे हम क्यों सवाल करेंगे? तो आपसे उम्मीदें हैं साहब कि आप इनको सुधारिए, अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। तो पहली बात तो स्पष्ट होगी कि मैं इस नियम के समर्थन में था, मेरे द्वारा ये मांग की गई थी और जो नियम बना तो मुझे इसकी खुशी है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जैसी बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। हालांकि इन्होंने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन में भी हमने बदलाव किया, तो वो भी देखते हैं आगे भर्तियों में कैसे होता है। अब इनके जो रूल है वो रूल सिर्फ ट्विटर पर एक्स जो आलोक राज जी पोस्ट करते हैं वहां तक ही सीमित रह जाते हैं, वास्तविकता में ये धरातल पर क्यों नहीं उतर पाते हैं।
ये बड़ा सोचने का विषय। सबसे पहली बात तो इनके पेपर की बात करते हैं। बच्चे खुद कंफ्यूज है, क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा। पेपर में इनका लेवल बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। ये पटवारी के एग्जाम के अंदर ये अपेक्षा करते हैं कि 4th ग्रेड लेवल का कोई व्यक्ति आ जाए और वो क्या बन जाए, पटवारी बन जाए। और 4th ग्रेड के एग्जाम के अंदर ये अपेक्षा करते हैं कि पटवारी लेवल का कोई बंदा आ जाए और वो 4th ग्रेड बन जाए। भाई साहब 4th ग्रेड वाला पटवारी कैसे बन सकता है, पटवारी वाला 4th ग्रेड क्यों बनेगा? आप ये खुद सोचिएगा। आप क्या किसी पेपर के अंदर जिस विषय का जो महत्व है उसको उतना महत्व दे पा रहे हैं? इस सोचने की आवश्यकता है। क्या आपके ये वही अधिकारी है जो 4th ग्रेड का पेपर बनाते हैं, वही अधिकारी है जो पटवारी का पेपर बनाते हैं? पटवारी का लेवल क्या था, पटवारी का पे ग्रेड कितना था? क्या उस लेवल, उस पे स्केल, जितनी सैलरी मिलेगी उसके अकॉर्डिंग पेपर, उस हिसाब से आपने पटवारी का पेपर बनाया था क्या? नहीं। मेरे हिसाब से शायद आपसे भूल हो गई है कि पटवारी में जो क्वेश्चन डालने थे, कुछ क्वेश्चन वो आपने 4th ग्रेड में डाल दिए और जो 4th ग्रेड में डालने थे उसको आपने पटवारी में दे दिया है। शायद आपसे ऐसा ही हुआ होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि आप जो पेपर बना रहे हैं क्या उन पेपर का लेवल वास्तव में उस भर्ती के अकॉर्डिंग है। इससे क्या होगा, पेपर तो सबके लिए समान आया, सिलेक्शन तो फिर उसी हिसाब से नहीं। दोस्तों इससे बहुत फर्क पड़ता है। जो एक पर्सनली पटवारी की ही तैयारी कर रहा था व्यक्ति, उसको पता है कि जो 90 है वो 90 स्कोर का सीधा 90 नंबर का उसका सीधा स्कोर कहां से बनेगा, मैथ और रीजनिंग से बनेगा। तो सीधी सी बात है कि मान लो उसको जीके नहीं भी आती तो भी वो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पर अच्छी पकड़ बनाता है। लेकिन क्या आपने पटवारी एग्जाम में जिस स्तर की मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश आनी चाहिए थी, पूछी थी क्या? नहीं पूछी। तो इस वजह से वो यहां पे पीछे रह जाता है, पटवारी नहीं बन पाएगा साहब। 4th ग्रेड के अंदर क्या होता है, 4th ग्रेड में सभी को पता है कि गणित कैसी आएगी, इंग्लिश कैसी आएगी, 4th ग्रेड लेवल की आएगी। यानी कि 10वीं तक की गणित आपको अच्छी खासी आती है तो आप कर सकते हैं। लेकिन यहां पे आप मिलान कर लीजिएगा, पटवारी और 4th ग्रेड की गणित देख लीजिएगा। 4th ग्रेड की गणित हार्ड है, पटवारी की सरल है। अब यहां आप उस बच्चे को, सीधी सी बात है, 4th ग्रेड का फॉर्म कौन भर रहा है? चलो फॉर्म तो सबने भरा है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं भरना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लगने के वे इच्छुक है कि यार अपना दूसरी भर्ती परीक्षा में नंबर नहीं आ रहा। दूसरी भर्ती परीक्षा में नंबर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसके अंदर गणित है, इंग्लिश है, ऐसे विषयों से तो वो पीछे रह रहे हैं। और आप वही विषय आप बहुत डिफिकल्ट करके दे रहे हो, मतलब आप चाह ही नहीं रहे हो कि एक बंदा 4th ग्रेड भी बने। तो सबसे पहले तो आपको अपने पेपर, जो परीक्षा का पे स्केल है, जिस परीक्षा में जितना वेतन है, पे ग्रेड है, उसके अकॉर्डिंग, उसके लेवल के अकॉर्डिंग, जिसका जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन वाली भर्ती परीक्षा में आप 10वीं सा मैथ पूछ रहे हो, 10वीं वाली के अंदर आप ग्रेजुएशन टाइप का मैथ पूछ रहे हो। ग्रेजुएशन टाइप का मैथ नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ग्रेजुएशन की भर्ती में जैसा मैथ आना चाहिए वैसा मैथ पूछ रहे हो, तो ये अपने आप में बिल्कुल क्या है, सरासर गलत है। इस पे आपको थोड़ा सोचना, क्योंकि जिसने पर्सनली 4th ग्रेड की तैयारी करी है उसके साथ ये सीधा सरासर धोखा था कि हमने 4th ग्रेड के लेवल की गणित पढ़ी, उतनी इंग्लिश पढ़ी, लेकिन यहां पे सर अलग हो गया सारा। तो ये गलत है। अगर वो बंदा 4th ग्रेड पे नहीं बन पाएगा तो वो टूट जाएगा अंदर से कि यार मैं 4th ग्रेड नहीं बन पा रहा हूं। तो इस पे आपको सोचना चाहिए। दूसरी बात, आपने साहब आपके अगर पेपर की कमी है तो आप थोड़ा सा फॉन्टों को और छोटा कर दीजिए, पेपर में सवाल और भी कम कम लिखना स्टार्ट कर दीजिए, छोटे छोटे लिखो, पास पास लिखो, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम रफ पेज है ये तो आप एक ऐड कर सकते हो ना, कि ये भी नहीं है आपके पास। आप पेपर पूरा होने के बाद पीछे वाला सिर्फ एक भाग रफ का दे रहे हो, जो पेपर पूरा हो गया लास्ट में सिर्फ इतना सा आप रफ दे रहे हो, पूरा एक पेज भी नहीं है दोनों साइड से। पटवारी के एग्जाम के अंदर आपने सिर्फ एक साइड का रफ पेज दिया। अब पटवारी के अंदर 45 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके क्या है, सवाल करने होंगे, वहां पे आपको गणित, रीजनिंग के 45 क्वेश्चन होते हैं। उन 45 क्वेश्चन को आपको मिला मिला के करना होगा। आलोक राजीव 45 छोड़ो, 20 क्वेश्चन आप एक पेज के अंदर मुझे मिला के दिखा दो गणित के, क्या वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो एक पेज के अंदर बच्चा गणित के 45 क्वेश्चन कैसे मिला सकता है? आप कहोगे सर जहां पर्सन दिखता वहीं मिला दो। अरे भाई साहब, हर जगह विकसक एक जैसे नहीं है। मैं अभी इन पे भी बात करूंगा कि आजकल केंद्रों पर क्या चल रहा है, कौन ड्यूटी कर रहा है, आपको सच्चाई का पता ही नहीं है कि वो आपके सामने जो ड्यूटी पे खड़ा है वो है कौन है। वो वहां पे टिक तक नहीं करने देंगे। दूसरी तो छोड़ो, आप कहोगे सर पेपर के अंदर ही क्वेश्चन पे ही सोल्व कर लेंगे हम। अरे भाई साहब, क्वेश्चन पे सभी सेंटरों पर एक जैसी बात नहीं होती। बहुत सारे सेंटर ऐसे जहां पे नहीं यहां टिक नहीं करना, सही उत्तर पे धीरे से बस पॉइंट लगा ले, वहां वो बच्चा बार बार पीछे जाता है, एक एक क्वेश्चन यहां पे लिख के सोल्व करता, चलो करेगा। नियम है कि भाई पेपर के अंदर नहीं करना, रफ पेज दिया वहीं करना निश्चित स्थान पर, कोई बात नहीं, मानेंगे करेंगे। लेकिन निश्चित स्थान आपने दिया कितना, इसको तो थोड़ा बढ़ाओ यार, शर्म की बात है। एक पेज के अंदर कोई 45 क्वेश्चन कैसे हल करेगा? 4th ग्रेड के अंदर भी आप एक पेज ही दे रहे हो पीछे वाला। अरे भाई, नहीं आती बच्चों को गणित, एक एक क्वेश्चन को हो सकता है वो 3-3 बार ढटोले ऐसे ऐसे, उसका पेज तो भर गया। फिर वो जहां क्वेश्चन गए स्पेस तो पूरा हो गया, उसके बाद जहां क्वेश्चन लिखा हो वहीं सॉल्व करता है, तो विकसक उसको परेशान करता है, नहीं यहां मत लिख, यहां मत लिख, तो और कहां लिखेगा वो?
नियम बना दो, घर से पेज लेके आया करो, हमारे पास पेज नहीं है, नहीं तो आप रफ पेज की संख्या क्या करो, बढ़ाओ। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें बहुत प्रभावित करती है एग्जाम के अंदर। आपको ये बहुत छोटा सी बात लग रही होगी कि इसमें क्या है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव डालती है। जिसने साल भर अच्छे से तैयारी करी है, 1-2 नंबर से रह रहा है, उसको पूछो कि हाँ यार कुछ ऐसा होता तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाता। इसके अलावा आखिरी जो 10 मिनट में शिक्षकों का बर्ताव होता है वो बहुत ही गलत है। बस ई भरो। क्यों भाई, कोई शपथ ले रखी है कि आखिर के 10 मिनट में ई ही भरूंगा? अगर किसी बच्चे को आंसर आ गया उसका सी, या उसने पहले से ओ मार में टिक कर रखा है कि इसमें सी भरना, इसमें ए भरना है, अब उसके गोले को गहरा करना ही रहा है तो वो तो गहरा करेगा, ई क्यों भरेगा? हैं? उनको पता ही नहीं है कि 10 मिनट किसके लिए दिए जा रहे हैं। लास्ट के 10 मिनट होते हैं कि आपको जो जो क्वेश्चन नहीं आते उनमें ई भरो। पेपर सॉल्यूशन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, जैसे टाइम पूरा हो गया पेपर ले लो। ओ मार तो अभी 10 मिनट हमारे पास रहेगी, उसमें अगर हमने पहले से कोई टिक कर रखा है कि ए के अंदर मुझे पहले में सी भरना, दूसरे भी, तो वो भरेंगे ना। वो टिक कर रखा उसी गोले को गहरा करेंगे, वहां ई क्यों भरेंगे? ये कैसा नियम है? शिक्षकों को पता ही नहीं है कि रूल क्या है, तो आपकी बात शिक्षकों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? ये अपने आप के अंदर क्या है, सिस्टम की नाकामी है। इसके अलावा रिजल्ट पे आप नवाचार के नाम पे बच्चों को श्राप दे रहे हो। आपने भाई साहब जेल प्रेरी का रिजल्ट निकाला, बहुत लंबी सी पीडीएफ निकाल रहे हो आप, पता ही नहीं चल रहा किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ। आप कह रहे हमने रैंक निकाली है ताकि पारदर्शिता रहे। साहब ये पारदर्शिता नहीं है, ये बच्चों के लिए अभिशाप है। 5 लाख जिसकी रैंक आई वो बच्चा स्टेटस लगा रहा जेल प्रेरी में सिलेक्शन होने पर बधाई। अब उसको ये भी नहीं कह सकते कि बेटा तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उससे उसका हौसला टूटेगा, और कांग्रेचुलेशन भी नहीं लिख सकते कि बहुत बढ़िया बधाई सिलेक्शन हो गया। ये कैसा तरीका है साहब? आप नवाचार करना चाहो बिल्कुल करो, लेकिन नवाचार को आप अतिरिक्त मुद्दे पर करो, नवाचार को एडिशनल रखो कि हम पहले वाला सिस्टम आपका वो तो है ही, एक नवाचार और कर रहे हैं, 2-3 वैकेंसी में ये दोनों चलाते हैं, फिर आपको जो पसंद आएगा उसको अपन एक बच्चों से पूछ लो कि कौन सा तरीका सही है, वो आप एक फॉलो करो। आप सीधी सी बात है, जिस भर्ती में जितने सिलेक्शन होने हैं उतनी कट ऑफ, और उसका जो लिस्ट निकालो ना, सारों की लिस्ट निकालनी तो आप बाद में एक पीडीएफ और निकाल लो रैंक के नाम पर। अब कैसे पता चलेगा कि रैंक कितनी है? आपने मान लिया 1 से लेके 20,000 तक रैंक निकाल ली, किसी भर्ती के अंदर 100 पोस्ट है, उसमें वापस ओबीसी की मान लो कि 10 पोस्टें आई है, तो बच्चा गिनेगा क्या कि ओबीसी की 10 पोस्टें थी, तो इसमें मान लो 2 गुना सिलेक्शन होंगे तो 20 लड़के ओबीसी के सिलेक्शन होंगे, तो ऐसे गिनेगा कि 1 से 10 तक ओबीसी का 1 आया, या यहाँ 2 आए 3 हो गए, ऐसे गिनेगा क्या? ऐसे करके फिर वो पूरी रात गिन के पता लगाएगा कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये कौन सा तरीका है? इससे अच्छा है कि आप 2 गुना या जितने गुना पास करने, उस भर्ती में जितने गुना पास किए जाने, उसके पीडीएफ में रोल नंबर लिख दो, और उसके बाद कट ऑफ बता दो कि ये लड़के जब पास हुए तब इतने स्कोर तक इनकी कट ऑफ, इनकी इतने नंबर वाले पास हुए। ये है पारदर्शिता। तो यहां कहां पता चल रहा है कि पहली रैंक वाले के कितने नंबर है, लास्ट वाली रैंक वाले के कितने नंबर है, कितने होंगे? जब आपसे कहा गया कि साहब ये लिस्ट जारी करो, जितने गुना लेने उतने, आप करेगा, हमने विभाग को डाटा भेज दिया, विभाग जारी करेगा। फिर एग्जाम आपने क्यों कराया? विभाग ही करवा लेता, आपको क्या दिक्कत थी? आप एक जिम्मेदार बोर्ड है, आपने एग्जाम कराया है तो सारी जिम्मेदारियां आपकी बनती है, विभाग सिर्फ नियुक्ति देगा। आप उनको भेजते हैं लिस्ट की ये योग्य कैंडिडेट्स है, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमने कर लिया है, ये सिलेक्टेड है, इनको आप लो, तब विभाग उनको लेता है। साहब आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो आप नवाचार करना चाहो बिल्कुल स्वागत है। हमें पता है कि पहली बार बोर्ड का कोई अध्यक्ष ऐसा आया जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, विद्यार्थियों के हित की सोच रहा है, लेकिन हित को मारते हुए हित की मत सोचो। इसमें आपको सीधी सी बात है कि आप जितने गुना पास किए जाने हैं उनकी लिस्ट आनी चाहिए, उनकी कट ऑफ जारी होनी चाहिए कि कितने नंबर तक पास हुआ, ताकि बच्चे को पता चले, रिजल्ट ये आना चाहिए। उसके बाद भले ही आप पूरी रैंक वाली 1200 पेज की करो, 2000 पेज की पीडीएफ जारी करो, आपको अगर उसमें पारदर्शिता लगती है आप वो भी जारी करो, लेकिन ये वाला तरीका भी बंद तो मत करो। पता तो चले कि कितनी कट ऑफ रही है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक बच्चे को आइडिया तो लगे कि अच्छा इतने नंबर वाले का सिलेक्शन हुआ और मेरा इतने आ रहे हैं तभी मेरा नहीं हुआ है, नहीं तो उसको पता ही नहीं है कि मेरे इतने नंबर आए तो मेरी कौन सी रैंक वास्तव में होनी चाहिए, फिर कौन सी है। तो पारदर्शिता सही है, आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रयास सही नहीं है आपके। इसके अलावा 4th ग्रेड के अंदर हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि 4th ग्रेड एक ऐसी वैकेंसी है, बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं यार इससे उच्च लेवल की भर्ती में सिलेक्शन हो जाता तो इसको हम छोड़ देंगे। तो इसके अंदर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान आप जरूर रखना कि मान लो कि 54,000 बच्चे हैं वो 4th ग्रेड ज्वाइन करते हैं, कल कोई दूसरी बड़ी भर्ती परीक्षा आती है उसके अंदर 5,000 पद थे, और मान लो कि इस 5,000 में से 2,000 नए थे, लेकिन 3,000 उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हो गया जो 4th ग्रेड के अंदर लगे हुए थे, तो यहां 3,000 पोस्टें खाली हो गई। तो देखो बच्चे ने 4th ग्रेड तक के लिए मेहनत की है, हमारी बेरोजगारी की हद को आप देख सकते हैं। यह कल्याणकारी राज्य के लिए सही नहीं है कि 25 लाख अभ्यर्थी है
और 85% उपस्थिति है। तो आपको एक थोड़ा सा और यहां पे प्रयास करना होगा कि जैसे ही ये 3000 पोस्टें खाली हुई, आप वापस इसकी वेटिंग लिस्ट निकालो और जो पीछे 3000 बच्चे उभर के रहे उनको बुला लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि 4th ग्रेड में जिंदगी भर कोई बच्चा नहीं रहेगा, वो आगे और तैयारी करेगा और आगे आगे जाता रहेगा। तो जैसे जैसे पोस्टें खाली होती है, पीछे के जो बच्चे हैं उनको आप बुलाते रहोगे तो शायद हर घर के अंदर रोजगार आएगा और बच्चे आपको साहब बहुत दुआएं देंगे कि आलोक राज जी आए थे और हमारे लिए बहुत अच्छा किया। तो ये प्रावधान आप जरूर रखना। उसके बाद अब बात करते हैं स्टूडेंट के साथ कितनी समस्या आती। मतलब स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है तो एग्जाम से पहले उसको इतना हलाल कर दिया जाता है, इतना दुखी कर दिया जाता है कि यार कहां आ गए अपन, क्या परीक्षा, उसको लगता है यार बहुत गलत हो रहा है। नहीं, ये विद्यार्थी कल का भविष्य है साहब, इनके हित में अगर हम नहीं बोलेंगे ना, ये खुद आवाज उठाए नहीं उठाए मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये स्टूडेंट है, लेकिन हो सकता है यहां भी मेरे विरुद्ध भी कुछ कमेंट आए कि नहीं हमारे साथ तो केंद्र पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे भाई साहब, सभी केंद्र पे हो नहीं हो, बहुत सारे केंद्र पे हो रहा है और ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए कि एक केंद्र पर, एक सेंटर पर उस वाले रूम में तो पेपर 5 मिनट पहले दे दिया है और यहां पे कह रहे हैं घंटी लगेगी तब देंगे। क्यों? फिर वहां घंटी नहीं लगती क्या उनके? बहुत सी ऐसी दिक्कतें आ रही है, आपको पता ही नहीं, आपने जो आपके सेंटर पर देखा वही आपको पता होगा, लेकिन पूरे राजस्थान में सभी जगह एक जैसे लोग नहीं हैं। तो आपको बता दूं कि सबसे पहली बात तो कि बोर्ड के जो नियम है वो केंद्र तक सही से नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर केंद्र तक सही से पहुंच पा रहे तो केंद्र अधीक्षक है वो वीक्षकों तक सही से नियम नहीं पहुंचा पा रहा। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि वहां पे खुलेआम नियमों का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। सेंटर पर बहुत सारी बच्चों को समस्या आ रही है। आप कहीं पे सेंटर दे रहे हैं तो सबसे पहले उस सेंटर के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी तो होनी चाहिए कि क्या इस सेंटर के अंदर पर्याप्त व्यवस्था है पानी वगैरह की। सबसे बड़ी बात, चलो पानी 2 घंटे नहीं पिएंगे और तो क्या, लेकिन घड़ी नहीं होती है। अरे यार, बिना घड़ी के बच्चा अपना टाइम कैसे मैनेज कर पाएगा? वीक्षकों से पूछते हैं नहीं हमारे पास भी घड़ी नहीं, हमारे पास से भी ले ली घड़ी। चलो घड़ी अलाउ नहीं है तो ले ली, लेकिन दीवार घड़ी तो कम से कम रूम में होनी चाहिए ना। जब इस पे धुंधला के बाद रखते हैं सर घड़ी नहीं, ये नहीं, ये नहीं है, तो जाओ ऑफिस में जाओ, हमें नहीं पता। विक्षक कहता हमें नहीं पता, केंद्र अधीक्षक से बात करो। फिर केंद्र अधीक्षक से बात करते हैं तो वो कहा कि घड़ी तो है नहीं और आप टाइम पूछते रहना। सर आपसे बच्चे टाइम पूछेंगे? सर आप वहां देख के, ऑफिस में घड़ी लगी हुई देख के इनको बताते रहना। ये कौन सा तरीका? बहुत सी जगह घंटी वाला सिस्टम होता है, घंटी अगर टाइम टू टाइम लगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी कभी 5 मिनट पहले, कभी 5 मिनट बाद में। तो एक भाई 200-300 रुपए की दीवार घड़ी आती है, उसको लगाने में कितना खर्चा बढ़ जाएगा। आप ऐसे सेंटर ही फॉलो करो जिसमें घड़ी होनी चाहिए कि प्रत्येक रूप में घड़ी है तभी उसको सेंटर के रूप में रखो, ताकि बच्चे तो परेशान नहीं हो। हाँ, घंटी लगती है, बहुत सा बच्चा पर्सन के अंदर उलझा हुआ होता है, कब घंटी लगी उसको पता ही नहीं लगता है, तो उसको लगता है अभी घंटी लगनी है। लेकिन अगर सामने घड़ी हो तो जब उसको लगे कि अब टाइम कितना हो तो सामने फटाक से वो घड़ी में देख लिया, फिर वापस अपना काम करे, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बना सकता है वो। तो घड़ी की बहुत से सेंटर है जहां पे घड़ी नहीं होती है, बच्चे लड़ झगड़ के वहां पे घड़ी की व्यवस्था कराते हैं। बच्चा वहां पे पेपर देने गया, उसको फ्री माइंड की आवश्यकता, वो वहां पे लड़ाई झगड़ा करके पहले अपने लिए घड़ी की व्यवस्था करता फिर पेपर देता है। इससे उसके पेपर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, रिजल्ट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें पेपर बाद में दिया जाता है। भाई आपका प्रावधान है कि पेपर है वो फिक्स टाइम पे खुल जाएगा, लेकिन उससे पहले ओमार की फॉर्मेलिटी जो कर सकते हैं ना, आप 1 घंटा वहां पे पेपर के अंदर 1 घंटा पहले है वो सेंटर के अंदर एंट्री दे देते हैं और जो 1 घंटा पहले गेट बंद होता है 1 घंटा पहले आप उस कक्ष में रोल नंबर वाली टेबल पर बच्चों को बिठा देते हैं। फिर क्या करना है, वहां बैठ के एक दूसरे का मुंह देखना है क्या? नहीं। तो अरे भाई साहब, बाद में आप घड़ी घड़ी आते हो 5-5 मिनट में, थोड़ी देर बाद में आते हो ले यहां साइन कर, अब बच्चा पेपर कर रहा तुम कहते हो यहां साइन कर, थोड़ी देर बाद में आते हो ले फोटो चिपका यहां पे। तो ये सब आप पहले कहां जाते हो? बहुत से सेंटर पर ये पहले हो जाता है, 1 घंटे जो टाइम मिलता है उसके अंदर सारी औपचारिकता हो जाती है। लेकिन मैं बहुत सारे दोस्तों ऐसे सेंटर है जहां पे वास्तव में ये नहीं हो रहा। आपके सेंटर पर भी ये समस्या आई होगी, आप कमेंट करके जरूर बताना और हर उस बच्चे तक इस वीडियो को शेयर करना ताकि वास्तव के अंदर इस पर अपन एक बहुत अच्छी मांग उठा सके, व्यवस्था में सुधार किया जा सके, ताकि एग्जाम में बहुत कम परेशानी हो। अपने को नहीं हो पाता है। मेरे सामने ऐसी बहुत सी समस्या आई कि सर नहीं हुआ, हमारे सेंटर के अंदर बच्चा कह रहा है कि सर हमारे सेंटर में पेपर नहीं दिया, पास वाली उसी हमारी कक्षा में नहीं दिया, पास वाली कक्षा में बच्चों को पेपर दे दिया। अब घड़ी लगी हुई थी वहां पे, देखा कि फिक्स टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक ओमार तक नहीं भराई है, कुछ नहीं किया, सब बैठे हैं विक्षक एक दूसरे को देख रहे हैं, वो अपने देख रहे हैं कहां अटेंडेंस ये आया फिर साइन वाइन करके बैठे, फिर पेपर गिन रहे हैं बढ़िया अच्छे से बैठे। ओमार तो भरवा सकते थे, ये फोटो तो चिपका सकते थे, साइन तो करवा सकते थे, बहुत से एग्जाम में अंगूठा लिया जाता वो तो करवा सकते थे, ताकि फिर पेपर के टाइम में बच्चा सिर्फ रिलैक्स होकर पेपर करता। बाद में तुम उसको बार बार डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हो।
तो ये बहुत से सेंटर पे नहीं हो रहा, उन शिक्षकों को नहीं पता है कि ये काम कब करना है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है आलोक राज जी की, आप केंद्र तक ये सूचना पहुंचाए कि आप है वो इस 1 घंटे के अंदर ये नियम बनाओ कि इस 1 घंटे के अंदर बच्चे से अटेंडेंस का साइन करवा लोगे, उसकी शपथ लिखवा लोगे, उसका फोटो चिपकाने वाला सिस्टम है फोटो चिपका लोगे, सारी फॉर्मेलिटीज है वो 1 घंटे यहां बिठाए रखते उस समय पूरी कर दोगे, क्योंकि बहुत से सेंटर पर ये नहीं हो रहा है। तो फिर बच्चा आराम से पेपर कर पाएगा। ठीक है, वो घंटी नहीं लगी है तो वो घंटी नहीं लगती, मैं कहा भूल जाता 5 मिनट लेट सेट लगाते हैं। ठीक है, अब वो पास वाली क्लास में जा रहा है, अच्छा वहां तो पेपर दे दिया, चलो चलो अपने ही दे देते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी, एक ही सेंटर पर एक रूम में पेपर पहले मिल रहा है, एक रूम में पेपर 5 मिनट बाद मिल रहा है। एक ही सेंटर पर जब ऐसा हो रहा है तो पूरे राज्य के अंदर पता नहीं क्या हो रहा होगा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पेपर की घोषणा विधिवत रूप से नहीं होती है। एग्जामिनर क्या करता है, पेपर की थैली लेके आता है, फिर उसको ये बाध्य करो कि वो वहां पे थैली को ऐसे 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 पछाड़ेगा कि देखो बच्चों ये आपका पेपर है। उसको ये घोषणा करनी होगी कि ये आपका पेपर है, देख लो कहीं से भी सील वील कुछ भी खुली हुई नहीं है, अगर कोई चेक करना चाहे कि नहीं मुझे भरोसा नहीं तो चेक कर सकता है। उसके बाद आप उस पेपर, एग्जामिनर क्या करता है, पेपर वाला बंडल लेके आता है, देखता है 2 अच्छे स्नान उनान किए हुए बच्चे कौन से बेटा, ये ले यहां साइन कर, तेरे रोल नंबर लिख। वो बच्चा यहां साइन करता है, रोल नंबर लिखता है, ये तक नहीं देखता कि भाई पेपर पैक तो है, सील वील तो कैसे है क्या है, उसको पता ही नहीं क्या करना। उसको लगता है अच्छा रोल नंबर और साइन करना, वो धड़ाक से कर लेता है। तो ये घोषणा की जानी चाहिए शिक्षक के द्वारा कि ये आपका पेपर आ गया है देख लो, और ये अब पेपर लेके आए, अभी तक पेपर एकदम पैक है, कोई देखना चाहे तो देख सकता। फिर 2-4 बच्चे देखेंगे कि यहां पेपर पैक है, फिर उनसे आप साइन करा लो कि यस इसने देख लिया है कि पेपर एकदम पैक है और एकदम सुरक्षित आया। ये चीज होनी चाहिए वहां पे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे शिक्षक आपस में बातें करते हैं, एक रूम के अंदर 2 शिक्षकों की ड्यूटी होती है, वो आपस में बातें कर रहे हैं। भाई वहां बच्चा एग्जाम देने गया है, उसको शांत मन की आवश्यकता है, वहां 2 शिक्षक आपस में बातें कर रहे हैं। अब उनको यार कैसे कहें कि सर प्लीज बात मत करो मेरे एग्जाम है, क्योंकि उतनी बुद्धि तो उसमें भी है कि एग्जाम है तभी तो उसकी ड्यूटी लगाई गई है? और जब उनको कहा जाता है, एक बच्चे ने कहा सर मैंने कहा, वहां शिक्षक मैडम और सर थे वो आपस में बातें कर रहे थे जोर जोर से और हमें एग्जाम दे रहे हैं, तो मैंने कहा कि सर आपस में प्लीज बातें मत करो एग्जाम है, तो उसने कहा चलो नहीं करेंगे। फिर वो सर चुप तो हो गए, 10 मिनट बाद शिक्षक आया वापस, मुझे खड़ा किया, पूरा चेक किया। क्यों? अब ये उसका ईगो सेट करने के लिए कि तेने मुझे कैसे कह दिया बातें मत करो। अब ईगो सेट करने के लिए चलते हैं एग्जाम के अंदर उसका पेपर रुकवा के चेक कर रहे हो, कौन सा तरीका ये आपका? पहले कहां गए थे चेक करने के लिए? क्यों बच्चे को ऐसे आप परेशान कर रहे हो? तो ये तरीका नहीं, शिक्षकों पर तुरंत मौन व्रत होना चाहिए, सिर्फ उतना ही बोलेगा जितना काम है, अटेंडेंस लेनी लो, मैडम साइन करने, बच्चे को साइन करना, निर्देश देगा, वहां तक बोलेगा। आपस के अंदर वो घर परिवार की बातें नहीं करे, ये उनको बाध्य करो, इससे बच्चा मानसिक रूप से बहुत डिस्टर्ब होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें ड्रेस कोड पर आपके नियम आपके शिक्षकों को पता ही नहीं है। आपने कह रखा है कि फुल बाजू का शर्ट पहन के आ सकते हो, शिक्षक कह रहा नहीं, कैची लेके खड़ा काटेंगे, नहीं तो उतार क्या। अब बच्चा बेचारा वहां पे उतार के बनियान में एग्जाम दे रहा है, वाई? तो फिर आपने एक्सपर्ट कैसे की थी कि फुल बाजू की शर्ट अलाउ है? इसका मतलब या तो आप झूठे या फिर वो शिक्षक झूठा, और शिक्षक झूठा आपको नहीं सर मैंने तो कहा था कि अलाउ है। तो फिर उस शिक्षक ने क्यों प्रवेश नहीं दिया? क्यों बच्चे को वहां पे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया? क्यों नहीं दिया उसको प्रवेश? इस बात का जवाब कौन देगा? इसका मतलब शिक्षक ने आपकी बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? हो सकता है आप यहां से यहां तक बात पहुंचाने में असफल रहे, तो इसके लिए पहले से एक निर्देशिका जानी चाहिए कि ये नियम आपको फॉलो करने होंगे ड्यूटी के दौरान, और अगर इसका उल्लंघन किया तो बच्चों को अधिकार दिए जाने चाहिए कि किसी भी सेंटर पर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो आप इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हो, तभी व्यवस्थाएं सुधर पाएगी साहब। तो ये चीज होनी चाहिए। ड्रेस को टी शर्ट उतरवाए जा रहे हैं, टी शर्ट में बटन लगा हुआ है, अब छोटे से बटन तो आएंगे, बिना चैन का और बिना बटन का टी शर्ट कौन सा आता है यार? वी कट वाला एक ही आता जो कॉलर वाले पहनते हैं उनके तो आएगा। अब वो के नहीं बटन तो नहीं चलेंगे, तो भाई बटन देख लो। अब ये नॉर्मल से अगर बटन लगे हुए, इनसे क्या दिक्कत है किसी को? लेकिन उतरवाए गए, 4th ग्रेड के अंदर भी उतरवाए गए टी शर्ट उतरवाकर। वाई? क्यों? ये क्यों? क्या टी शर्ट उतारने से आपका पेपर लीक होना रुक जाएगा? फिर तो वो बच्चा जो एक जयपुर के अंदर स्मार्ट वॉच अंदर लेके गया, वो कैसे लेके गया? उसको तो आप नहीं रोक पाए। आपने इतने टी शर्ट उतार लिए, पैंट उतरवा लिए, बच्चों को अंडरवेयर में एग्जाम दे रहे हैं, फिर भी आप उस वॉच को नहीं रोक पाए। वो तो अंदर लेके गया, फोटो लिया, फोटो उसके घर पे भेजा है उसने, तब तक आपको पता चला कि अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ है। वहां आपने अच्छे से चेक क्यों नहीं किया? तो ये लापरवाही है, सिस्टम की नाकामी है कि आप नहीं पकड़ पाते हैं। आप सिर्फ पकड़ने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन रियल चीजें जिसको नकल करनी होती वो तो पकड़ में ही नहीं आता है आपकी।
तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। लड़कियों की चुन्नी गेट पे टंगवाई जा रही है, एक बार में आपने वीडियो देखा होगा, सबकी चुन्नियां टंग रही है गेट पे, फिर सोशल मीडिया उसने अखबार में फोटो लिया हो रहा है एग्जाम। क्यों? चुन्नी में ऐसा क्या था? चलो किसी के कोई गुगरे उगरे लगे हुए उसको आप साइड में रख सकते। एक नॉर्मल सी चुन्नी है जिसके अंदर लड़की है, अगर उसकी चुन्नी उसके कंधों पे होती, वो कंफर्टेबल फील करती, बढ़िया अच्छे से बैठ पाती, उसको ऐसा इतना महसूस नहीं होती है। उसमें ऐसा क्या था जो आपने उसको उतरवा लिया? भाई आपको अगर वो संदिग्ध लगती है तो कपड़ा है, दूसरा तो उसमें कुछ नहीं है। मेटल वेटल हो तो एक अलग बात है, आप उसको उतरो। कपड़ा है, खोल के चेक कर लो, झटक लो, कुछ नहीं है अंदर, ले बेटा लेके जा अंदर सेंटर में। अब वो अंदर जाके जादू से तो कुछ उत्पन्न करेगी नहीं चुन्नी के अंदर। तो ये चीजें गलत है यार, इससे सुधार नहीं हो रहा। आपको लगता है कि इन चीजों से सुधार होगा, इससे सुधार कम हो रहा है। बच्चा मानसिक रूप से परेशान ज्यादा हो रहा है कि सेंटर पे उसको इस तरह का किया जा रहा है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर 40-40 रुपए लिए जा रहे हैं बैग रखने के। वाई 40 रुपए किस चीज के लिए जा रहे हैं? गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 40 रुपए बैग रखने के कैसे ले सकते हो? चलो प्राइवेट स्कूल वाला है तो कोई बात नहीं, उन्होंने अलग से व्यवस्था कर रखी है कि बैग रखना हो तो रखो, तो बच्चों के लिए व्यवस्था होती, ठीक रहता। बच्चा बैग मोबाइल लेके जाता है, घर से रखने की व्यवस्था हो तो 20 रुपए देने में उसको कोई जोड़ नहीं आता, रख लेते। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में किस चीज के पैसे लिए जा रहे हैं? या तो अलाउ मत करो, अलाउ कर रहे हो अलाउ मत करो, बच्चा बाहर दुकान पे रख लेगा 20 रुपए देके, लेकिन आप गवर्नमेंट स्कूल में ही रखवा रहे हो और वहां से गवर्नमेंट अधिकारी पैसे ले रहा है बैग रखने के। ये कौन सा उचित तरीका यार है? तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पे केंद्र पे बहुत सारी दिक्कतें आ रही है बच्चे के सामने, जिसके लिए आपको सुधार करना हो। दोस्तों इसके अलावा भी हो सकता है कि आपको अपने सेंटर पर और भी बहुत सारी समस्याएं वो देखने को मिली हो कि सर देखो सारी चीजें मेरे पास जितनी जितनी प्रॉब्लम्स आई मैंने उसके बारे में बात की। जी बिल्कुल, बच्चों के हित में बोलेंगे और बिना डरे बोलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने आपसे बात की, ठीक है। आपके दिमाग में और भी कोई ऐसी समस्या हो कि हाँ सर हमारे सेंटर पर ये चीज हुई जो वास्तव में नहीं होनी चाहिए, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को हर उस बच्चे तक शेयर कीजिए ताकि सेंटर पर उसके क्या अधिकार है वो उसको पता चल सके। दो विकसक आपस में बातें करते हैं, बच्चा नहीं बोलता क्योंकि उसको नहीं पता कि मैं विकसक को कह सकता हूं सर प्लीज चुप रहिए, एग्जाम चल रहा है, बातें करने के लिए आपकी ड्यूटी नहीं लगी है। ये अधिकार उसको पता लगने चाहिए, लेकिन अपने आप जब अधिकारों की बात आती थप्पड़ मार के बिठा देते हैं, काम करते रहा, नहीं करेंगे बात। ये तरीका सही नहीं है, उन विकसकों पर भी पाबंदी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी और भी अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल है लहर पाठशाला, उसको ज्वाइन है वो कर सकते हैं और बाकी जो भी कोर्सेज है वो सारे आरपी स्टडी ऐप के अंदर आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।